आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 2 नए राजा और उनके राज्य चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जोड़े बनाओ। गुर्जर प्रतिहार, गुजरात और राजस्थान, राष्ट्रकूट, पश्चिमी दक्कन, पाल, बंगाल, चोल, तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन, यानी कि ऐसे कौन से तीन पक्ष थे जो त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे हुए थे। तो देखते हैं। त्रिपक्षीय में शामिल दल गुर्जर संबंधित शासकों, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाला राजवंशों के साथ संघर्ष करते थे, जिन्होंने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी। चूंकि इस लंबे संघर्ष में तीन पक्ष थे, इतिहासकारों ने अक्सर इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में वर्णित किया। यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष में तीन पक्ष जो शामिल थे वे थे प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाला राजवंश। चूंकि इसमें तीन पक्ष शामिल हैं, इसलिए इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में वर्णित किया है। तीसरा प्रश्न है चोल साम्राज्य की सभा की समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी, यानी कि ऐसी कौन कौन सी शर्तें थी जो अगर कोई चोल साम्राज्य की सभा की समिति का सदस्य बनना चाहे तो उसके लिए ऐसी कौन कौन सी शर्तें थी। तो चोल साम्राज्य की सभा की समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित थी। पहला शर्त था सदस्य को उस भूमि का मालिक होना चाहिए जिससे भू राजस्व लिया गया था। अगला शर्त उनके पास अपना घर होना चाहिए। अगला उनकी उम्र 35 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें ईमानदार और प्रशासनिक मामलों में पारंगत होना चाहिए। चौथा प्रश्न है चायमानों के नियंत्रण में आने वाले दो प्रमुख नगर कौन कौन से थे। तो चायमानों के नियंत्रण में आने वाले दो प्रमुख नगर दिल्ली और अजमेर। एक तो जो नगर जो चायमानों के नियंत्रण में आया था वो दिल्ली था और दूसरा अजमेर था। पांचवा प्रश्न है राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बना। तो राष्ट्रकूटों की शक्ति का उदय इस प्रकार से हुआ, देखते हैं। राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे, यानी कि राष्ट्रकूट जो थे शुरू में चालुक्यों के अधीन थे। 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट दंती दुर्ग के प्रमुख ने अपने चालुक्य अधिपति को उखाड़ फेंका और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया, जिसने उन्हें जन्म से एक नहीं होने पर भी क्षत्रिय की उपाधि दी। जब उन्होंने शक्ति और धन प्राप्त किए तो उन्होंने अपने अधिपति से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़े, गुर्जर प्रतिहार और पाला राजवंशों के साथ लड़े। इसी तरह वे सत्ता में आए। तो राष्ट्रकूटों की शक्ति के उदय के ये तीन चरण हैं। छठा प्रश्न है नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया। स्वीकृति पाने के लिए नए राजवंशों ने नई उपाधि धारण की, हिरण्यमाला जैसे धार्मिक अनुष्ठानों का प्रदर्शन किया जो उन्हें क्षत्रियों का हिस्सा बनाएंगे, अपने सैन्य कौशल का इस्तेमाल करेंगे और अपनी शक्ति और खुद के लिए वर्ग राज्यों का सामना करने के लिए युद्ध में लगे रहे। नए राजवंशों के विशिष्ट क्षेत्रों में आधारित थे और मौजूदा राजा अक्सर उन्हें अपने अधीनस्थों या सामंतों के रूप में स्वीकार करते थे। उन्होंने खुद को महासमता, महामंडलेश्वर आदि घोषित करने के लिए शक्ति और धन प्राप्त किया। उन्होंने अपने अधिपति से अपनी स्वतंत्रता का दावा किया। उन्होंने ब्राह्मणों की मदद से खुद को क्षत्रिय घोषित करने के लिए अनुष्ठान किया। उन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए पड़ोसी क्षेत्रों के साथ युद्ध किया और इसे स्वीकार करने के लिए मंदिर का निर्माण भी किया। सातवां प्रश्न है तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। तो तमिल क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था का विकास निम्नलिखित तरह से हुआ। कुछ क्षेत्रों में कुएं खोदे गए और वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए टैंकों का निर्माण किया गया। कावेरी नदी के पानी से कृषि के लिए आवश्यक नमी मिलती है। बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। खेतों में सिंचाई करने वाले चैनलों में एक टैंक से पानी के बहिर्वाह को विनियमित करने के लिए जल मार्ग बनाए गए। जंगलों को साफ किया गया, भूमि को समतल किया गया। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। आठवां प्रश्न है चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी। तो चोल मंदिर अक्सर बस्ती के नाभिक बन जाते थे जो उनके चारों ओर बढ़ते थे। मंदिर कांस्य चित्र बनाने जैसे शिल्प उत्पादन केंद्र थे। मंदिरों को भूमि शासकों के साथ साथ अन्य लोगों द्वारा भी संपन्न किया गया था। इस भूमि की उपज उन सभी विशेषज्ञों को बनाए रखने के लिए चली गई जो मंदिरों में काम करते थे और बहुत बार इसके पास रहते थे, जैसे पुजारी, माला बनाने वाले, रसोईया, सफाई कर्मी, संगीतकार, नर्तक आदि। दूसरे शब्दों में मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। वे न केवल पूजा स्थल थे बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। जिस तरह के पंचायती चुनाव हम देखते हैं उसे उत्तर मेरूर के चुनाव
किस तरह से अलग थे? उत्तरमेरूर में चुनाव की प्रणाली वर्तमान समय के पंचायती चुनाव से काफी अलग थी। उत्तरमेरूर चुनाव में समिति के सदस्यों के लिए पात्र व्यक्तियों के नाम ताड़ के पत्तों के टिकट पर लिखे गए थे। टिकट एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिए गए थे। इसके बाद एक युवा लड़के को प्रत्येक समिति के लिए एक एक करके टिकट निकालने को कहा जाता था। चुनाव की प्रणाली वर्तमान समय में पंचायत सदस्यों को एक चुनाव चिन्ह के साथ चुना जाता है, जिसे उन्हें मत पत्र कहा जाता है। मतदाता पसंद पर एक मुहर लगाई जाती है और उसे मत पेटी में डाल दिया जाता है। मतदान पूरा करने के बाद वोटों की गिनती की जाती है और प्राप्त मतों की अधिकतम संख्या के आधार पर विजेता का नाम घोषित किया जाता है। 12वां और अंतिम प्रश्न है, आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में और जानकारी हासिल करें। क्या ये नगद रूप में है, वस्तु के रूप में है या श्रम या सेवाओं के रूप में है? यानी कि आज के समय में जो भी टैक्स इकट्ठे किए जाते हैं उसके बारे में हमको जानकारी इकट्ठी करनी है और बतानी है कि ये जो टैक्स है ये कैश में दिए जाते हैं या फिर वस्तु के रूप में या फिर श्रम या सेवाओं के रूप में दिए जाते हैं। तो आज हम कई करों का भुगतान करते हैं। पहला संपत्ति कर, अगला सड़क कर, सेवा कर, गृह कर, मनोरंजन कर, जल कर, बिक्री कर आदि। ये कर नगद के रूप में है, ना तो वस्तु के रूप में। यानी कि ये सभी जो कर हैं ये नगद के रूप में ही दिए जाते हैं, वस्तुओं के रूप में नहीं और ना ही जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो।